नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे दी इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। हमारे संविधान के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोविजंस क्या हैं, किन कंडीशंस में एप्लीकेबल है और साथ में ये भी कि इनके साथ एसोसिएटेड कंट्रोवर्सीज क्या है। हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस अपने साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज लेकर आते हैं, तो हमारे को डिटेल में तभी समझ में आएगा अगर हमें उन कंट्रोवर्सीज के बारे में भी पता हो। तो हमारी जो सीरीज चल रही है कंप्लीट जीके सीरीज, उसके अंदर आज का जो टॉपिक है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो और ज्यादा टाइम जो है बैकग्राउंड में ना लगाते हुए हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या टॉपिक है? द इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया। तो पहली बात तो ये कि अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे देश में तीन तरह की इमरजेंसीज जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है। तीन तरह की इमरजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है जो इंश्योर करती है कि देश की सिक्योरिटी, देश की गवर्नेंस और देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो सही तरीके से चलती रहे। तीन है। पहली वाली सिक्योरिटी के लिए, जैसे नेशनल इमरजेंसी सिक्योरिटी के लिए, स्टेट इमरजेंसी गवर्नेंस के लिए और फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो वो आती है 352, आर्टिकल 352, 352, जो किसके बारे में है? जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, यानी पूरे भारत में किसी प्रकार का आपातकाल लग जाए उसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। ये जो नेशनल इमरजेंसी है ये फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो प्रकार से। एक होती है एक्सटर्नल और दूसरी होती है इंटरनल। यानी हम लोग नेशनल इमरजेंसी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल के अंदर दो कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। ये जो दो कारण हैं, ये वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये एक्सटर्नल इमरजेंसी को डिनोट करते हैं और आर्म्ड रिबेलियन जो है ये इंटरनल इमरजेंसी की तरफ इशारा करता है। तो नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर का मतलब है कि मान लो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर लग जाए, इंडिया उसको ज्वाइन कर ले, तो ऐसे में वॉर। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है कि पाकिस्तान या चाइना हम लोगों पे अटैक कर दे, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इन दोनों कंडीशंस में जो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाएगी वो नेशनल इमरजेंसी कौन सी होगी? वो होगी एक्सटर्नल। और इसके अलावा अगर भारत के अंदर किसी प्रकार की बगावत या विद्रोह हो जाता है, आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है, तो जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी वो किस किस्म की होगी? इंटरनल इमरजेंसी के नाम पर उसको हम लोग देखेंगे। वो इंटरनल इमरजेंसी के नाम पर मानी जाएगी नेशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट से पहले आर्म्ड रिबेलियन को हम लोग लिखा करते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। लेकिन 1975 में हमारे देश में एक इमरजेंसी लगी थी। 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी वो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। वो कौन सी इमरजेंसी थी? वो थी इंटरनल इमरजेंसी। वो इमरजेंसी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। ये माना जाता है कि सरकार को उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन केवल अपनी सरकार बचाने के लिए और दादागिरी करने के लिए और डिक्टेटरशिप दिखाने के लिए उस इमरजेंसी को लगाया गया था। तो इसलिए उस इमरजेंसी के बाद जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस इमरजेंसीज को लेकर किए गए, जिसके तहत इस प्रोविजन को भी हटा दिया गया। और पहले जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, जो डिफाइंड नहीं था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का आखिर मतलब क्या है, उसको क्लियरली डिफाइन करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। तो अब के भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर जो हमारे देश की सरकार है वो किसी तरह की इंटरनल इमरजेंसी नहीं लगा सकती है। तो अगर हम इमरजेंसी के बारे में और डिस्कशन करें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है तब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको रिटर्न में एडवाइस देते हैं कि हाँ जी आप इमरजेंसी लगा दीजिए। ये जो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लगती है ये पार्लियामेंट के द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूव हो जानी चाहिए। 44th अमेंडमेंट से पहले 2 महीने का समय था, लेकिन अब
1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगी हुई है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 19 के तहत, सिर्फ आर्टिकल 19 के तहत वो सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले हमारे लगभग सारे ही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्रिज हो जाया करते थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद हमारे आर्टिकल 20 और 21 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरराइडिंग पावर्स मिल जाती हैं जैसे ही देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है। देश में नेशनल इमरजेंसी के लगते ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल आ जाता है, स्टेट्स का भी। हमारे देश में अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, तब नेशनल इमरजेंसी लगी थी। ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल इमरजेंसी की कैटेगरी में आती है। 1971 के अंदर जो वॉर हुई थी उसमें इंडो पाकिस्तान वॉर, उसमें भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, ये भी एक्सटर्नल इमरजेंसी के अंदर आती है। लेकिन 1975 के अंदर जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर लगाई गई थी, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी। और उसके बाद बहुत सारे प्रोविजंस लाकर इस तरह की हाई हैंडेडनेस, इस तरह की डिक्टेटरशिप, इस तरह की इमरजेंसी को हम लोगों ने रोक दिया। तो अब हमारे देश में इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर हमारे देश की सरकार अपनी मर्जी से किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी नहीं लगा सकती है। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 के तहत जो लगती है उसके बारे में। अगली जो इमरजेंसी है हमारे देश में वो है प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। ये इमरजेंसी क्या कहलाती है? किसी स्टेट के अंदर अगर गवर्नेंस फेल हो जाती, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक तरीके से काम ना करे, स्टेट गवर्नमेंट बायस हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट दंगे करवाए या दंगे हो रहे दंगे को रोक पाने में असफल हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट जो है भारत की यूनिटी के अगेंस्ट काम करे, ऐसे मामलों के अंदर स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है और उस स्टेट की सरकार को इमीडिएटली बर्खास्त किया जा सकता है और सेंटर वहां पर अपनी सरकार अपने हिसाब से काम करना शुरू कर सकता है। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ये, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन में डाला गया था तो किसी ने अंबेडकर साहब से पूछा कि ऐसे तो ये भी हो सकता है कि सेंटर में अगर किसी और पार्टी की सरकार हो और स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार हो तो ऊपर वाली सरकार नीचे वाली सरकारों को हमेशा हटाती भी रह सकती है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो कहा जाता है कि अंबेडकर साहब ने कहा कि ये प्रोविजन जो है वो एहतियातन डाल दिया कि सेंटर के पास ये पावर होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोविजन का कभी यूज शायद कभी हो ही ना पाए, शायद इसको कोई भी यूज ना करे। लेकिन उनका ये तथ्य जो था, उनका जो कथन था वो बिल्कुल गलत हुआ। 1956-57 में नेहरू जैसे इंसान ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले इसको यूज कर लिया पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और आने वाले समय में तो कांग्रेस की सरकारों ने जमकर स्टेट गवर्नमेंट्स को हटाया और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हटाया। ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट को गलत काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी दादागिरी दिखाते हुए ऐसे प्रोविजंस को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया और स्टेट इमरजेंसी के इस प्रोविजन का, इस आर्टिकल 356 का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। आने वाले समय में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक लंबे समय तक ऐसा होता रहा कि जहां अंबेडकर जी का मानना था कि शायद कभी यूज नहीं होगा, वहां पर आर्टिकल 356 भारत के संविधान का सबसे ज्यादा मोस्ट मिसयूज्ड आर्टिकल बन गया। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, आजकल मामला सेट है। कैसे सेट है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रेसिडेंट रूल है, स्टेट इमरजेंसी है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा लगाई जाती है गवर्नर की रिकमेंडेशन पे। अगर किसी स्टेट का गवर्नर ये कह दे कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है तो उस स्टेट के अंदर स्टेट इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। गवर्नर जो है वो रिपोर्ट करता है सिचुएशन के बारे में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इट कैन नॉट बी कैरिड ऑन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर स्टेट फेल कर जाती है, स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अगर इन दोनों मामले में बात होती है या फिर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो वहां पर गवर्नर जो है
वो प्रेसिडेंट रूल के लिए सजेस्ट कर सकता है। जब आर्टिकल 356 लगता है तो ये पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करता है गवर्नर के थ्रू, यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर मिलकर उस स्टेट को चलाते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने गवर्नर के थ्रू उस स्टेट को रन करती है। पार्लियामेंट जो है वो एज्यूम कर लेती है सारी की सारी स्टेट पावर्स को, यानी कि स्टेट लिस्ट के ऊपर जो कानून बनने चाहिए अब वो कानून पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए बना सकती है। तो बहुत ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऑपोजिशन की जो सरकारें हैं उनको रिमूव किया गया है, तो इसीलिए ये आर्टिकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। इस कारण से एसआर बोमाई केस 1994 का जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब जुडिशियल रिव्यू अप्लाई होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट धारा 356 का अगर गलत तरीके से यूज किया गया है तो धारा 356 को हटा भी सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार उसके बाद ऐसा किया कि धारा 356 अगर गलत तरीके से केंद्र सरकार ने किसी स्टेट के खिलाफ लगाई है तो उसको उन्होंने रिमूव किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में चुनकर आए थे, 2015 में उन्होंने भी अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर कुछ ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी थोड़ा सा हिसाब किताब बताया और उसके बाद से धारा 356 का उन्होंने भी कभी मिसयूज नहीं किया। तो हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी टेंडेंसीज रहती थी ऐसी कि स्टेट गवर्नमेंट को जो अधिकार मिले हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी और पार्टी के तो उसको हटाकर अपनी सरकार को स्थापित करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के टाइम में इसके ऊपर रोक लगा दी है। और अब हम ये कह सकते हैं कि धारा 356 कैन नॉट बी मिसयूज्ड आर्बिट्रेरीली, उसका गलत प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी के बारे में। तीसरा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट ये सेटिस्फाई हो जाता है कि भारत की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो खतरे में है और भारत ने जो कर्जा ले रखा है भारत उसे चुका पाने की स्थिति में नहीं है, ऐसी परिस्थिति के अंदर यानी जब देश में पैसे की बहुत भारी समस्या आ जाती है तो प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत उसको लगा सकता है। ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं और ये पार्लियामेंट के द्वारा 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव हो जानी चाहिए। पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर अंदर इसे अप्रूव करेगा तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये चलती रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे फाइनेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और वो स्टेट्स के भी सारे फाइनेंसेस को अपने अंडर ले लेता है। इसमें गवर्नमेंट की सैलरीज, जजेस की सैलरीज, एम्प्लॉयज की सैलरीज को रिड्यूस किया जा सकता है। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी की भी सैलरी को इसमें कम कर सकती है। सारे के सारे मनी बिल्स और फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो सेंटर के कंट्रोल में आ सकते हैं। ऐसी इमरजेंसी भारत में आज तक कभी लगी नहीं है, नेवर डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। हालांकि 1991 में जब क्राइसिस आया था तब फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कशन हुआ था और 2020 में जब कोरोना आया था तब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। बट थैंक गॉड आज तक हमारे देश में अभी तक हमको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, यानी हमारे फाइनेंसेस हमेशा जो है वो विद इन कंट्रोल ही रहे हैं, चाहे कितनी मर्जी खराब स्थिति हो, लेकिन फाइनेंस के मामले में भारत जो है वो ठीक ठाक रहा है। तो इसीलिए फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमें कभी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी हमने 3 बार लगाई। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 हमने 100 से भी ज्यादा बार लगाई और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 हमने आज तक एक बार भी नहीं लगाई। तो ये थी तीनों इमरजेंसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है। अगर हम इनके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स और जुडिशियल इंटरवेंशंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट में आती है 42nd अमेंडमेंट 1976। 1976 की 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। क्यों किए गए थे? 1975 में इमरजेंसी लगी थी और सारी ताकत सेंटर के हाथ में थी। सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा चेंज किया
उन्होंने डिक्टेटरशिप बनाने की कोशिश की, उन्होंने सारी पावर्स को अपने पास कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की। ऐसे में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो इसलिए सेंटर की पावर्स को इमरजेंसी को लेकर भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया 42nd अमेंडमेंट में। लेकिन 44th अमेंडमेंट जो थी हमारे देश की 1978 में, वो इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब दूसरी पार्टी की सरकार आ गई थी तब लाई गई। और 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के प्रोविजंस को ओवरराइड करते हुए सरकार को एक्स्ट्रा पावर्स दे रहे थे, उनमें से ज्यादातर प्रोविजंस को वापस बुला लिया गया, कम कर दिया गया। तो 44th अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के बिल्कुल उल्टा काम करती है। अब क्योंकि 44th अमेंडमेंट जो है हमारे ज्यादा क्लोजर है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो जैसे 44th अमेंडमेंट में एक प्रोविजन तो ये था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर इसको आर्म्ड रिबेलियन जो है वो कर दिया गया। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स को हटाने का जो प्रोविजन जो पहले सारे फंडामेंटल राइट्स के होता था, वो केवल आर्टिकल 19 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और तीसरा, पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया इमरजेंसीज को लेकर। पहले ये अप्रूवल मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अब पार्लियामेंट का अप्रूवल जो है इमरजेंसीज को लेकर मैंडेटरी कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसने आर्टिकल 356 को ये बताया था कि इसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, वो था एसआर बोमाई केस 1994 का। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ये एसआर बोमाई केस जो है 44th अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, ये अलग से एक जुडिशियल प्रोविजन है जिसके तहत आर्टिकल 356 के आर्बिट्ररी यूज को हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो हम लोग इस बात से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं ताकि वो सीरियस थ्रेट्स को काउंटर कर सके। तो लेकिन पास्ट में मिसयूज होने की वजह से 1975 की इमरजेंसी का मिसयूज हुआ, इंटरनल इमरजेंसी का मिसयूज हुआ, और उसके बाद हमारे देश में आर्टिकल 356 का भी बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री अप्रूवल जैसी चीजों को जगह मिली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले इमरजेंसी लगती थी तो ना तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता था, ना ही पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत थी। लेकिन जब हमने देखा कि हम लोगों ने खुद ही, हमारे देश के सरकारों ने इमरजेंसीज को मिसयूज किया है, तो हमने पार्लियामेंट्री अप्रूवल को भी मैंडेटरी कर दिया। और जो डिसीजन है आर्टिकल 356 को इंपोज करने का, उसमें जुडिशियल रिव्यू को भी ऐड कर दिया कि जुडिशरी भी ये देखेगी कि क्या इमरजेंसी सही लगाई या गलत लगाई। ठीक है, अगर उनको लगता है कि गलत लगाई है तो वो उसको दरकिनार कर सकते हैं, जो पिछले रिसेंट पास्ट में आपको बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। सरकार की फिर काफी बेइज्जती भी होती है अगर सरकार ने किसी स्टेट में आर्टिकल 356 लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, तो सरकार की इज्जत का थोड़ा सा फलूदा हो जाता है। तो इसलिए सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट्स अब डरती हैं आर्टिकल 356 के प्रोविजंस को यूज करने में। तो ये था हमारा आज का वीडियो इमरजेंसीज इन इंडिया के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सवाल हो आपका तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।